लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की टॉपिक पोल साइंस की, जिसमें पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। कि हम जो ये डेली लाइफ में नियम कानून की बात करते हैं, हम कहते हैं कोर्ट में देख लेंगे, हम कहते हैं चलो तुम्हें थाने में देख लेंगे। आखिर ये थाना, कोर्ट, स्टेशन, जुडिशरी ये है क्या? न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम हम प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम हम अपने नगर के पंचायत और वार्ड पार्षद, मेयर के बारे में जान लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, गौर कीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये एक ही लाइन पूरे अर्थ को बयां कर देता है। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है, आप सभी जानते हैं कि भारत में रहने वाले लोग किसी एक कास्ट के, एक क्रीड के, एक रिलीजन के, एक लैंग्वेज बोलने वाले कतई नहीं। अनेकता में एकता, दिस इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारी ताकत इंडिया। हम भारत के लोग, यहाँ ऐसा नहीं कहा गया हम भारत के मुसलमान, हम भारत के हिंदू, हम भारत के सिख, यहाँ सीधे वर्ड यूज किया गया हम भारत के लोग, यानी यहाँ ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब किसके लोग हैं? पीपल ऑफ इंडिया, ये हमारी पहचान है। वेलकम बैक प्यारे बच्चों, देव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। आपका इस चैप्टर के स्टडी में आपका स्वागत करता है। हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की टॉपिक पोल साइंस की, जिसमें पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें एहसास होगा कि हम जो ये डेली लाइफ में नियम कानून की बात करते हैं, हम कहते हैं कोर्ट में देख लेंगे, हम कहते हैं चलो तुम्हें थाने में देख लेंगे। आखिर ये थाना, कोर्ट, स्टेशन, जुडिशरी ये है क्या? बेसिकली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में कई तरह के इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम हम प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम हम अपने नगर के पंचायत और वार्ड पार्षद, मेयर के बारे में जान लेते हैं। तो कभी कभी ये आम जन को, जो बदकिस्मती से इलिटरेट हैं, हालांकि भारत इस मामले में बहुत प्रगति कर रहा है और अब हम 2011 के सेंसस को देखा जाए तो ऑलमोस्ट 70%, 75% के लिटरेसी रेट पे पहुंच गए हैं। बट आने वाले टाइम में भगवान की मर्जी और सरकार की नीयत अच्छी रही तो हम 100% लिटरेसी को ही प्राप्त करेंगे। आखिर ये लिटरेसी, ये सारी चीज़ें, ये बातें कहाँ से आती हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं, ये सारी बातें। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं आज देश के कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहले पन्ने, जिसको हम लोग कहते हैं प्रियम्बल। आखिर प्रियम्बल होता क्या है? प्रियम्बल को हम लोग हिंदी में प्रस्तावना भी बोलते हैं। जैसे आप लोग नए बुक खरीदते होगे, सब लोग बुक खरीदते हैं, सिलेबस आती है, क्लास चेंज होता है, तो आप बुक जब खोलते होगे तो बच्चों की आदत होती है कि बुक को खोलें और सबसे इंपॉर्टेंट कहानी को जाकर के देखें जो मजेदार हो। लेकिन आप कभी ये गौर किए होंगे कि बुक के पहले पन्ने पे एक प्रीफेस लिखा होता है, जिसमें उस किताब में क्या मूल फंडामेंटल बातें पढ़ाई जाएंगी, व्हाट आर दे गोइंग टू टीच अस एंड व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रॉम दैट बुक, हमें वो पता चलेगा। तो आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सेट ऑफ रूल्स है, इतनी बड़ी किताब है, इतनी बड़ी किताब का जीस्ट क्या है, समरी क्या है, वो कहना क्या चाहता है, वो हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है और हमसे क्या ड्यूटीज एक्सपेक्ट करता है, ये सारी बातें एक प्रियम्बल में लिख करके समझाई गई हैं, जिसके थ्रू हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को, एम्स को, गोल्स को, हमारी सिटीजन्स की ड्यूटीज को और गवर्नमेंट की ड्यूटीज को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेम्बल को हिंदी में प्रस्तावना बोलते हैं, और इस प्रस्तावना के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं तो देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रस्तावना है वो कैसे शुरू होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, गौर कीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पे ये एक ही लाइन पूरे अर्थ को बयां कर देता है। यहां ऐसा नहीं कहा गया है, आप सभी जानते हैं कि भारत में रहने वाले लोग किसी एक कास्ट के, एक क्रीड के, एक रिलीजन के, एक लैंग्वेज बोलने वाले कतई नहीं है। हम लोगों को दुनिया भर में जाना जाता है हमारी डाइवर्सिटी के लिए, और डाइवर्सिटी इन यूनिटी के लिए, यानी आप जानते हो अनेकता में एकता, दिस इज आवर स्ट्रेंथ, ये हमारी ताकत है। और यहां पे कहा गया वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां ऐसा नहीं कहा गया हम भारत के मुसलमान,
हम भारत के हिंदू, हम भारत के सिख। यहां सीधे वर्ड यूज किया गया हम भारत के लोग, यानी यहां ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सब किसके लोग हैं? पीपल ऑफ इंडिया। ये हमारी पहचान है, इस पहले लाइन से ही पता चलता है। दूसरा कहा गया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizen। देखिए अपने आप में ये 5 वर्ड बहुत बड़े कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इसको बताने लगूं तो 2-3 घंटे इसमें ही लग जाएंगे, बट हम फिर भी शॉर्ट में इसको समझेंगे। इसका मतलब क्या है? सॉवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये 5 अपने आप में, आप क्लास 11th की ही दूसरी बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें पॉलिटिकल थ्योरीज के बारे में बताया गया, जहां इन सारे कॉन्सेप्ट्स को चैप्टर वाइज समझाया गया है। जब मैं आगे क्लास लूंगा तो इन चैप्टर्स को भी बेहतरीन ढंग से डील करूंगा। फिलहाल मैं इन 5 वर्ड्स को समझाता हूं। हालांकि इसमें एक चीज जान लो, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पहले जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था, व्हेन इट वाज प्रिपेयर्ड एंड इनैक्टेड, देन उस टाइम केवल यहां एक ही वर्ड था, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 2 वर्ड जोड़े गए हैं, ये जानकर हैरानी हुई होगी। ये 2 वर्ड बाद में जोड़े गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो एक्चुअली में यहां पर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, ये वर्ड जोड़े गए हैं। अगर आप पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को पढ़ोगे तो नीचे यहां पर आप अपने बुक में देखोगे कि यहां लिखा है कि दिस टू वर्ड्स वर एडेड ड्यूरिंग द 42nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। 42nd अमेंडमेंट 1976 में ये वर्ड्स जोड़े गए, और उस वर्ड्स में सोशलिस्ट सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया, जिसमें और भी 2 वर्ड जोड़े गए हैं। आपका यहां पर आप देखोगे, अगर हम आगे पढ़ते हैं, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, एंड ये जो वर्ड है इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटीग्रिटी को जोड़ा गया है। फाइनली इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर, 26th डे ऑफ नवंबर, 26th डे ऑफ नवंबर। अगर आप लोग थोड़ा भी 8, 9, 10th में पॉलिटिकल साइंस को पढ़े होगे, रुचि रखे होगे, तो आपको पता होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, और देन आफ्टर 1 साल बाद, 2 महीने बाद, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, और भारत को उस दिन घोषित किया गया एक रिपब्लिक कंट्री। और इसी याद में हम लोग हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। कई बार बच्चों को ये गलत फहमियां हो जाती हैं कि सर हम लोग 2 बार झंडा क्यों फहराते हैं, भारत तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हुआ था। बट बच्चों, मेरा कहना है आपने आज़ादी 15 अगस्त को पाई 1947, बट हमने अपने देश का संविधान, सेट ऑफ रूल्स को, जिससे ये देश चल रहा है, ये देश यूनाइटेड है, डाइवर्स्ड है, और उसमें भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है जो हम लोग चैप्टर पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमने लागू किया था 26 जनवरी 1950, जिसके कारण ही भारत को एक रिपब्लिक कंट्री कहा जाता है। और इसी याद में हम लोग हर वर्ष 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी मनाते हैं। बहुत सारी कहानियां हैं जिसको डील करने में बहुत समय लगेगा, बट अभी हम थोड़ा सा वापस टॉपिक पे आते हैं। तो यहां हमने बोला कि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली कुछ वर्ड्स हैं जो पूरे भारत के एस्पिरेशन को, गोल को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बताते हैं कि हमारी सरकार हमारे लिए क्या करेगी, हम नागरिकों से क्या अपेक्षा करेगी। ध्यान दीजिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सॉवरेन मतलब होता है संप्रभु, एक ऐसा स्टेट जो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से रिलीज्ड हो, मतलब उस पर किसी का कोई दबाव नहीं हो, वो स्वयं अपने निर्णय ले और अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए
अपने विवेकानुसार अपनी पब्लिक के इच्छाओं से आगे बढ़े, उस पर किसी का दबाव ना हो। और आप जानते होंगे कि 1947 के पहले भारत एक सॉवरेन स्टेट नहीं था, हमारे ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का राज था और ब्रिटिश हमें कंट्रोल करते थे। लेकिन आज़ादी के बाद भारत स्वयं अपने निर्णय लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर देश के लिए काम करते हैं। तो सॉवरेन मतलब क्या हुआ? सॉवरेन मतलब संप्रभु, जो किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर से आजाद हो, जो अपने निर्णय स्वयं लेता है। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। आगे आते हैं सोशलिस्ट, सेकुलर। हालांकि ये दो वर्ड बाद में जोड़े गए, लेकिन देश में एक चीज जान लो, इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है, बट हम अभी बस इसका मतलब समझेंगे। सोशलिस्ट मतलब होता है समाजवादी। अब समाजवाद का मतलब होता है क्या? अब जैसे आप देखो, आप रेलवे स्टेशन जाते होगे तो आप देखते होगे कि आप टिकट रिजर्व कराते हो, टिकट रिजर्व कराते हो और एक टिकट रिजर्व के थ्रू आपको एक सीट मिल जाती है और आप उस सीट पे बैठकर रिजर्व टिकट से आप मनपसंद डेस्टिनेशन पे जाके यात्रा करते हो। उसके बाद जब आप वापस आते हो तो दोबारा टिकट बुक करते हो। इस बार आपको टिकट किसी और सीट की मिलती है, तो आप वहां ये लड़ने नहीं लगते हो कि मैं इस सीट से बैठकर गया था, इसी सीट पे बैठ कर आऊंगा। वो सीट सरकार ने किराए के रूप में आपकी यात्रा के लिए रिजर्व करके दी। बस जब तक आप यात्री थे, आपने पैसा पे किया था, तब तक वो सीट आपका था, आपने खरीद नहीं लिया था। समाजवाद का मतलब मैं यही समझाना चाहता हूं एग्जाम्पल से कि हमारे देश में बहुत ऐसे संसाधन हैं जिस पर सबका हक है, सब लोग मिलकर के उसको प्रोड्यूस करते हैं और उसका उपभोग, कंजम्पशन भी करते हैं। जैसे रेलवेज हो गया, एक सोशलिज्म का एक बेस्ट एग्जांपल है जहां गवर्नमेंट पब्लिक के लिए काम करती है। एक और बेस्ट एग्जांपल हम समझ सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जहां सरकार जनता के दिए गए टैक्स के पैसे से हॉस्पिटल्स बनवाती है और उन हॉस्पिटल्स को रियायती दरों पर, कंसेशन पे सभी लोगों के लिए मुफ्त या कम दरों पे खोल देती है, ताकि गरीब से गरीब, अमीर से अमीर बिना भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन वहां जाए और अपना इलाज करवाए। सरकारी स्कूल भी इसका एग्जाम्पल है। तो समाजवाद को बेसिकली अगर हम समझेंगे डेफिनेशन के थ्रू, तो समाजवाद का मतलब, सोशलिज्म का मतलब हुआ जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे पूरे सोसाइटी का इक्वल अधिकार हो, दैट इज सोशलिज्म। आप लोग अगर पढ़े होगे तो आप रशियन रेवोल्यूशन जानते होगे, जहां आपने सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझा होगा। अब हम आते हैं सेकुलर। व्हाट इज सेकुलर? व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलर? सेकुलर मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। ध्यान दीजिएगा, सेकुलर मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो धर्मनिरपेक्ष मतलब हुआ एक ऐसा स्टेट जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता। मतलब कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानता है, बजाय वो सभी धर्मों को इक्वली फॉलो करता है और उसके आगे बढ़ाने में उसमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस उसका नहीं होता है। तो सेकुलर मीन्स हुआ अ स्टेट वेयर देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ दैट स्टेट एंड इट इक्वली ट्रीट्स all religions present in that country or state equally. That is secular. तो भारत एक सेकुलर कंट्री है जहां सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के मतावलंबी फॉलोअर्स इक्वली ट्रीटमेंट के साथ यहां रहते हैं। अब हम लोग लास्ट देखेंगे, इसमें जो एक वर्ड है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब हुआ एक ऐसा गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र जिसका हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है। जी हां, इलेक्टेड। इलेक्टेड मतलब चुना जाता है। तो किसकी मर्जी से चुना जाएगा? पब्लिक की मर्जी से। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब हुआ हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाता है, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जैसे आप जानते होंगे कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे देश का सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, दैट इज कौन? आप बताओगे? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनको हम इनडायरेक्ट मेथड से पब्लिक के द्वारा इलेक्ट करते हैं, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारे देश का सबसे प्रथम नागरिक जिनको कहा जाता है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उनको हम चुनते हैं। इसका अगर आप दूसरा एग्जाम्पल देखोगे जहां पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं है, तो आप बेहतरीन एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आप पुराने जमाने में जाओगे तो आप देखते होगे कि दुनिया में मोनार्की थी। मोनार्की यानी जहां रूल ऑफ किंग था। किंग को कभी चुना नहीं जाता था,
किंग का पोस्ट हेरिडेटरी होता था। हेरिडेटरी बोले तो आनुवांशिक, मतलब वंशानुगत। वंश क्या ही कोई व्यक्ति अपने पूर्व राजा के मरने या उसके गद्दी छोड़ने के बाद वो दोबारा राजा बनेगा, वहां पब्लिक की इच्छा नहीं होती थी। ऐसे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, तभी हमने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपनाया और हेड ऑफ द स्टेट को पब्लिक चुनती है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी प्रियम्बल को देखते हुए। इस प्रियम्बल का डिस्कशन करूंगा मैं आज पूरा फर्स्ट इंट्रो क्लास में। हम कहता है हमारा प्रियम्बल, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एक न्याय जो सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल रूप से सबको मिले। इसके अलावा लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी मतलब होती है स्वतंत्रता। तो कैसी स्वतंत्रता? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, हमारे विचारों की स्वतंत्रता, हमारे हमारे एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता, जो हम अभिव्यक्ति करते हैं, हमारे बिलीफ, हमारे विश्वास की स्वतंत्रता, फेथ एंड वर्शिप। आप देखते हो भारत में कभी किसी धर्म से ये नहीं पूछा जाता है कि आप अपने धर्म को क्यों फॉलो कर रहे हो। हमें इस देश में इक्वली आज़ादी दी गई है, फ्रीडम दिया गया है, लिबर्टी दी गई है कि हम जिस ईश्वर की उपासना करना चाहें, जिसमें हमारा बिलीफ हो, हम जो करना चाहें विदाउट किसी गड़बड़ी के साथ, मतलब इलीगल काम को साइड करते हुए, दरकिनार करते हुए, हम स्वतंत्र हैं अपने विचारों को, अपने थॉट को, अपने पूजा पद्धति को अपनाने में। यह है हमारे भारत की खासियत। तीसरा, इक्वालिटी, बराबरी। कैसी बराबरी? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल। ऐसी इक्वालिटी जो अवसर की समानता दे और स्टेटस की समानता, जहां पर भले ही कोई स्टेटस में अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो अमीर हो गरीब हो, बट चूंकि भारत का नागरिक है तो अमीर हो या गरीब सब एक है, एक बराबर है। अवसर की समानता, आप कितने ही अमीर हो कितने ही गरीब हो, वोट देने के टाइम सबको लाइन में लगना होता है और बारी बारी अपनी नंबर आने पे वोट देना होता है। वहाँ किसी के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है कि वो गरीब है तो वोट देने के लिए उसको पीछे रखा जाए और अमीर है तो आगे रखा जाए, नहीं। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कहीं भी हम भारत में जाएंगे, आपके मेरिट के आधार पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, ना कि आपका कास्ट, क्रीड, रिलीजन देख के। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल हमें प्रोवाइड करता है। अगला देखते हैं फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब होता है बंधुत्व। फ्रैटर्निटी मतलब क्या होता है? बंधुत्व। अगर इसको और हम तोड़ें इसका मतलब तो भाईचारा। भाईचारा, कैसी भाईचारा? फ्रैटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी, fraternity assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। ऐसा भाईचारा जो एक व्यक्ति को, सम्मान को, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाए, साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। याद रखिएगा, हमारा देश भले ही पूरब से पश्चिम अलग कल्चर को फॉलो करता है, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी अलग कल्चर को फॉलो करता है, खान पान अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है, बट हम सब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए काम कर रहे हैं, एकता और अखंडता। और इसी के साथ इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बना रही थी 1950s के डिकेड में, वो कहती है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को वी हेयर बाई अडॉप्ट, अपनाते हैं, लागू करते हैं, अधिनियमित करते हैं हम सबको इस कॉन्स्टिट्यूशन के, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनाते हैं। और ये था हमारा प्रेम्बल, जो मेरे ख्याल से हर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट या जो नहीं भी हैं उनको बेसिक, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी समझ आता है तो प्रेम्बल को समझें, जो मैंने बताया जिस आधार पे, इसका मतलब क्या है, इसको दोहराएं और अपने राइट्स को जानें, अपने ड्यूटीज को जानें, और प्रेम्बल को समझ के भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए अग्रसर हों। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे इसी चैप्टर में, प्रेम्बल के बाद इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, जो हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? जिसमें हम लोग पहला देखेंगे कि वाई, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों जरूरत पड़ी, कैसे ये बना, मेकिंग, और इसकी महत्ता, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या है। कंटिन्यू करें। तो अब हम लोग जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों बना, कैसे, और उसका महत्ता क्या है। तो देखिए,
कॉन्स्टिट्यूशन को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखने के लिए हम लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन पे आते हैं। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन? तो ध्यान देंगे हम लोग बेसिकली पहले डेफिनेशन पे कूदने से पहले कुछ चर्चा करते हैं। देखो, हर घर में कुछ नियम और कानून होते हैं जो लिखे नहीं होते हैं। जैसे मम्मी का काम है, अब आप इसको मुझे एंटी फेमिनिस्ट मत समझ लेना, मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज का यही हाल है। मम्मियाँ उठती हैं, घर में काम करती हैं, बच्चों के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, लंच ब्रेकफास्ट घर का काम करती हैं। वो अपने काम, उनको कोई बताता नहीं है कि यही तुमको करना है, वो नेचुरल है, उनमें वो चीज़ है कि हमें ये करना है। पिताजी उठते हैं, घर से बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, लाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मनोरंजन करते हैं, घर के बूढ़े बुजुर्ग संस्कार सिखाते हैं। ये सबका काम बटा हुआ है, किसी ने उनको दिया नहीं है। दिस टास्क वर नॉट अलॉटेड इन दी पास्ट, किसी को दिया नहीं गया था। ये टास्क लोगों ने खुद से अपनी क्षमता के अनुसार उठाया है। अब हमारे घर में कुछ नियम होते हैं, जैसे शाम में बैठ करके पिताजी कहते हैं कि इतने से इतने घंटे आपको इस टाइम पे पढ़ना है। उन्होंने एक बात बोल दी, लिखा नहीं कहीं, और हम पढ़ने बैठ जाते हैं। डेली हमारी वो रूटीन बन जाती है, वो रेगुलरिटी हो जाती है। शाम में खेलने का 1 घंटा समय दे दिया गया, इस टाइम पे खेलने जाओ, आओ। तो ये रूल्स जो हैं, जो घर में बनाए गए, ये फैमिली के रूल्स हैं, बट किसी ने उस रूल्स को लिखा नहीं है, बट वो रूल्स हम फॉलो करते आते हैं। डिसिप्लिन्ड लाइफ कहते हैं ना, बच्चे डिसिप्लिन पे अनुच्छेद लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, व्हाट शुड बी अ डिसिप्लिन लाइफ, कैसा होना चाहिए। आप आर्मी वालों को देखो, उनका लाइफ वो कोई नियम लिखकर अपने लिए नहीं लिखे हैं कि हमें 6 बजे उठना है, 7 बजे जिम जाना है, 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं। वो मेंटली उस रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिए हैं। तो जीवन जो है वो नियम से चलता है, अनुशासन से चलता है, और जो जितना नियमित होगा, रेगुलेटेड होगा, उसका लाइफ उतना ही सक्सेसफुल होगा। अब सक्सेस का डेफिनेशन यहाँ पे अलग अलग है। बहुत लोग के लिए करोड़ रुपया कमाना सक्सेस होता है, किसी के लिए मेंटल सेटिस्फैक्शन सक्सेस होता है। देखिए, तो इस बहस पे हम जाएंगे तो अलग चले जाएंगे। हमारा बहस है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। तो देखो, जो घर का रूल मैंने अभी डिस्कस किया कि हर घर में बच्चों के लिए अलग रूल है, खेलना कब है, बाहर कब जाना है, घर के बाहर कितने बजे रात के बाद आपको नहीं जाना है। तो ये सारे नियम कानून बने हुए हैं। उसी तरह हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, समाज में लोग एक जैसे नहीं हैं। लोगों का रंग अलग है, ढंग अलग है, नेचर अलग है, प्रोफेशन अलग है, कास्ट अलग है, क्रीड अलग है, रिलीजन अलग है, ड्रेसिंग सेंस अलग है, प्रोफेशन अलग है। तो इतने डाइवर्स लोग जब एक सोसाइटी में रहेंगे, तो अब संभावी है ये कि भाई लोग का रूल रेगुलेशन एक जैसा नहीं होगा। किसी को दिन में काम करना पसंद होगा, किसी को रात में, किसी को रात का खाना दिन में खाना पसंद होगा, किसी को दिन का खाना दिन में। तो हर व्यक्ति का नियम कानून रंग ढंग अलग है। ऐसे में इतने डाइवर्स पीपल को एक साथ रखना, ताकि किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट और किसी तरह का कोई समस्या बड़ा ना हो पाए, जिससे अशांति, इट मीन्स पीस घट जाए या डिस्पैरिटी बढ़े। तो इन सब से बचने के लिए ही समाज ने, हमारे देश ने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो हमारे लीडर्स ने, हमारे उस समय के नेताओं ने बहुत ही दूर की सोची और देश को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए एक सेट ऑफ रूल्स, बेसिक नेचर ऑफ रूल्स प्रिपेयर किया, जिसको पूरे भारत को ऐसा नहीं किया गया कि आप मजबूर किया गया कि आपको मानना ही है, बट इस तरह से फ्रेम किया गया कि हम खुशी खुशी उन नियमों को अपने जीवन में उतार लें। इसी नियमों के किताब को, द रूल्स विच द बुक विच कंसिस्ट दिस सेट ऑफ रूल्स, इसी बुक को कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है बाबू? कॉन्स्टिट्यूशन है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है या सेट ऑफ रूल्स है। कैसे सेट ऑफ रूल्स? बेसिक रूल्स, जीवन में बहुत ही मौलिक रूल्स, जिसको आप दिनचर्या में डेली फॉलो करते हो, ताकि हम लोग मिनिमल कोऑर्डिनेशन, आपसी जो समन्वय है, वो मेल जोल, उसके साथ सोसाइटी के सारे मेंबर आगे बढ़ें। यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी सेट ऑफ रूल्स है जो अलाउ करती है मिनिमल कोऑर्डिनेशन
बहुत ही न्यूनतम स्तर पर कोऑर्डिनेट करना, समन्वय करना, मेल मिलाप बढ़ाना, जो सोसाइटी के मेंबर्स को आपस में एक साथ आगे बढ़ने में कोऑपरेट करती है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आशा करता हूं आपको यह डेफिनेशन समझ आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि आखिर हमें ऐसे मिनिमम सेट ऑफ रूल्स की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके बाद हम लोग जानेंगे अगर जरूरत पड़ी तो फिर हमने क्या सोचा, कैसे इसको बनाया, बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, कितना परिश्रम करना पड़ा, कितना हार्डवर्क करना पड़ा, और इसके बाद अंततः हम लोग जानेंगे कि हमारे डे टू डे लाइफ में इस कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं फिर से बोल देता हूं, क्यों जरूरी था, कैसे बना, और इसकी जरूरत हमारे लोगों के लिए क्यों है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पढ़ करके क्या क्या सीखेंगे उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो हम लोग इसको पढ़ करके सीखेंगे मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक्चुअली में मैं अभी आपको इंट्रो में ही मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता चुका हूं, तो ये एक टॉपिक मैंने आपका क्लियर कर दिया प्रियम्बल के साथ कि एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। मेरे साथ रिपीट करो, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, अगर याद हो गया हो तो। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ बेसिक रूल्स है जो सोसाइटी के मेंबर्स के लिए मिनिमल कोऑर्डिनेशन, मतलब न्यूनतम साझेदारी, न्यूनतम सहयोग, समन्वय को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यानी इट इज नेसेसरी टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन टू क्रिएट अ मिनिमल कोऑर्डिनेटेड एनवायरनमेंट। ओके, तो ये मैंने बता दिया आपको। फिर हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है, जो हम लोग इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे। फिर हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर को कैसे एलोकेट किया गया है, यानी जो शक्ति है, जो पावर है हमारे देश में। आप अगर मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप देखते होंगे पीएम है, सीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं, हाई कोर्ट जजेस हैं, कैग है। इतने सारे बड़े बड़े भयंकर नाम है, पद हैं सरकारी। आखिर ये कैसे काम करते हैं, इनको कितना पावर मिला और किसने दिया है? तो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये सारे पावर जो हैं आपको कहां से दिए जाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से इनको पावर एलोकेट किया गया, ये सब देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे प्रोसीजर ऑफ मेकिंग, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, उन स्टेप्स को जानेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमें आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसके लिए देखो, कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस, इस पॉइंट को समझेंगे, कैसे हम लोग एश्योर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर और कॉन्स्टिट्यूशन हमें कैसे कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। इसके बाद देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग पावर, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया होगा कि एलोकेशन ऑफ पावर, तो आखिर जो पावर अलॉट किया गया उस पावर को लोग कैसे यूज करते होंगे, डिसीजन कैसे लेते होंगे, ये देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे, ठीक है पावर तो मिल गया, बट क्या अनलिमिटेड है? सोचो, अगर हम आपको आयरन मैन की शक्ति दे दें तो आप क्या करोगे? आप तो पूरा दुनिया जला दोगे। तो पावर का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, कितना देना है और कितना नहीं देना है। हमेशा देखो, लोग, अगर आप हेल्थ इंडस्ट्री में जाओ तो लोग बात करते होंगे कि हमें कम खाना चाहिए, हमें आयुर्वेदा को फॉलो करना चाहिए, हेल्दी रहने के लिए जिम जाना चाहिए, नहीं भी जा सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। हमें ये तो बताया जाता है, बट हमें ये नहीं बताया जाता है कि कितना, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहां ये बताया गया पावर, बट कितना देना है और कितना नहीं, ये चीज पढ़ेंगे। फिर हम लोग देखेंगे एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। देखो, हर समाज, हर व्यक्ति का अपना महत्वाकांक्षा होता है। मेरा भी बड़ा मन था कि चुनाव उनाव लड़ूं और विधायक वगैरह बनूं। समाज में हर व्यक्ति का अपना एक मिनिमम गोल है, उस गोल के लिए वो जिंदगी भर लगा हुआ है। कोई दिन से रात मेहनत कर रहा है, कोई रात से दिन मेहनत कर रहा है, बस उसको अपने गोल्स को पूरा करना है। तो सोसाइटी का भी एक गोल होता है बाबू। हर समाज चाहती है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, और सोसाइटी का एक ही गोल होता है, मेरा ऐसा मानना है, शांति। कोई भी समाज लड़ना नहीं चाहता है। समाज का सबसे बड़ा गोल है कि हम जहां भी रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रजनों के साथ, अपने परिजनों के साथ खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें, अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, अच्छा पढ़ें, अच्छा हेल्दी रहें और शांतिपूर्ण जीवन बिताएं। तो सोसाइटी का वन ऑफ द बिगेस्ट गोल है ये। तो ये एस्पिरेशन है, और इस एस्पिरेशन को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पूरा करता है। और अंततः इवेंचुअली हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कैसी पहचान देता है।
तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग आज के लिए फिलहाल रहने देते हैं, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि देव क्लासेस के इस पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में प्रेम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा। इसी के साथ गुड बाय।